आइए आज हम एनेस्थीसिया के दौरान मरीज के जिस्म से मिलने वाले अहम सिग्नल्स को डिकोड करना सीखते हैं। समझें कि ये वो फिजियोलॉजिकल ज़बान है जिसे समझना हर क्लिनिशियन के लिए बेहद ज़रूरी है। हम बुनियादी हीमोडायनामिक्स से शुरू करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा वेव फॉर्म्स की गहराइयों में जाएंगे। तो मरीज की निगरानी में महारत हासिल करने के लिए हमारा रोड मैप कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम आर्टीरियल प्रेशर की बुनियादी बातें देखेंगे, फिर सेंट्रल और पल्मोनरी प्रेशर्स पर बात करेंगे। उसके बाद ईसीजी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की निगरानी को समझेंगे। फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड का अंदाजा कैसे लगाया जाता है ये जानेंगे और आखिर में कार्डियक वेवफॉर्म्स और मर्मर्स की तशरीह करेंगे। तो हमारा पहला कदम है हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग की बुनियाद को समझना, यानी आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ये वो नंबर है जिस पर हमारी नज़रें सबसे ज्यादा टिकी होती हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। यहाँ गौर करें कि आर्टीरियल वेव फॉर्म दिल से दूर जाते हुए कैसे अपनी शक्ल बदलती है। यही वजह है कि कलाई यानी रेडियल आर्टरी में मापा गया सिस्टोलिक प्रेशर अक्सर एओर्टा के मरकजी प्रेशर से ज्यादा होता है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे दवा की मिकदार तय करते वक्त जहन में रखना चाहिए। अच्छा, ब्लड प्रेशर नापने के दो बुनियादी तरीके हैं, एक नॉन इन्वेजिव और दूसरा इन्वेजिव। चलें देखते हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में कब और क्यों एक तरीके को दूसरे पर तरजीह दी जाती है। ये एक आर्टीरियल लाइन का पूरा सेटअप है। इसका बुनियादी काम वैसे तो बहुत सादा है, खून की नाली में मौजूद फिजिकल प्रेशर वेव को एक ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना जिसे हम मॉनिटर पर देख और समझ सकें। अब जरा डैम्पिंग के तस्वुर को समझते हैं। अगर सिस्टम अंडर डैम्प्ड है तो ये प्रेशर को आप जानते हैं बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा, जिससे हमें गलत तौर पर हाई सिस्टोलिक रीडिंग मिलेगी। और इस गलत डेटा की बुनियाद पर इलाज करना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम सब जानते हैं। और इसके बिल्कुल उलट, अगर सिस्टम में हवा के बुलबुले या कोई मोड़ आ जाए तो ये ओवर डैम्प्ड हो जाता है। इससे क्या होगा, वेव फॉर्म कमज़ोर हो जाएगी और हमें गलत तौर पर कम सिस्टोलिक प्रेशर नज़र आएगा, जिससे हम गैर ज़रूरी तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली दवाएं दे सकते हैं। आर्टीरियल प्रेशर के बाद अब हम गर्दिश खून के मरकज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम सेंट्रल वीनस प्रेशर यानी सीवीपी और पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर्स के जरिए दिल के अंदर के दबाव को बराह रास्त मॉनिटर करते हैं। जेवी व्यू फॉर्म ये एक तरह से हमारे लिए जिस्म के बाहर से दाएं दिल के फंक्शंस को समझने की एक खिड़की है। इसकी हर लहर का एक मतलब है। ए लहर एट्रियल कंट्रैक्शन को, सी ट्राइकस्पिड वॉल्यूम के बंद होने को और वी लहर एट्रियल फिलिंग को जाहिर करती है। तो इस वेव फॉर्म की असल कद्र उसकी नॉर्मल शक्ल से हटने में है। यही तब्दीलियां हमें तशखीसी इशारे देती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ए लहरें हैं ही नहीं तो ये तकरीबन यकीनी तौर पर एट्रियल फिब्रिलेशन की अलामत है। अगरचे आजकल ये इतना आम नहीं रहा, लेकिन पीए कैथीटर, जिससे स्वान गैंस भी कहते हैं, बहुत तफसीली हीमोडायनेमिक डेटा फराहम करता है। लेकिन इसमें कुछ अहम खतरात भी होते हैं, जैसे कि एलबीबीबी वाले मरीजों में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का खतरा पैदा करना। चलें अब इन्वेसिव मॉनिटरिंग से हटकर इन तीन ज़रूरी नॉन इन्वेसिव मॉनिटर्स पर बात करते हैं जो तकरीबन हर केस में इस्तेमाल होते हैं। ये हमें दिल की बिजली, खून में ऑक्सीजन की सतह और सांस के निज़ाम के बारे में मुसलसल मालूमात फराहम करते हैं। एसीजी लीड्स की सही जगह पर होना बेहद ज़रूरी है। एक मॉडिफाइड V5 लीड एंटीरियर और लेटरल इस्केमिया का पता लगाने के लिए बेहतरीन समझी जाती है, जबकि लीड 2 एरिथमिया के लिए सबसे बेहतर है। पल्स ऑक्सीमीटर एक नागज़ीर टूल है, लेकिन यह हमेशा 100% दुरुस्त नहीं होता। इसकी हुदूद को समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर नाजुक हालात में, ताकि हम किसी गलत तशरीह से बच सकें। मिसाल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में यह गलत तौर पर नॉर्मल रीडिंग दिखा सकता है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। ये एक नॉर्मल कैप्नोग्राम है। इस वेवफॉर्म की शक्ल हमें वेंटिलेशन, परफ्यूजन और मेटाबॉलिक हालत पर फौरी फीडबैक फराहम करती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट की निगरानी की। ये बहुत ज़रूरी है ताकि सर्जरी के लिए मुनासिब रिलैक्सेशन मिले और मरीज़ की बहाली भी महफूज तरीके से हो। ये जानने के लिए कि मरीज़ को दी गई पट्टों को रिलैक्स करने वाली दवा कितनी मौसर है, हम पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेटर इस्तेमाल करते हैं। ये हमें ट्रेन ऑफ 4 जैसे पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत मौजूई तौर पर फालिज की गहराई की पैमाइश करने में मदद देता है। यहाँ सबसे अहम मैट्रिक TOF रेशियो है। अगर आपको फीड नज़र आता है, यानी चौथा ट्विच पहले के मुकाबले में कमज़ोर है, तो ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स अपना काम कर रहे हैं। और बस ये एक नंबर इसे जहन में बिठा लें, 0.9 से ज़्यादा।
0.9 से ज़्यादा का टॉफ रेशो ही वो स्टैंडर्ड है जो हमें बताता है कि न्यूरोमस्कुलर फंक्शन मुनासिब तरीके से बहाल हो गया है। हमारे आखिरी हिस्से में हम टेक्नोलॉजी को क्लिनिकल महारत से जोड़ेंगे। हम देखेंगे कि दिल की मर्मर्स को कैसे पहचाना जाए और वॉल्व की बीमारी वाले मरीजों के लिए हमारे हीमोडायनामिक अहदाफ क्या होने चाहिए। वॉल्वर और दिल की बीमारी के इंतजाम के लिए बस 2 बुनियादी उसूल याद रखें। स्टेनोटिक लीजन्स यानी तंग वॉल्व्स, उनके लिए हमारा हदफ है स्लो एंड टाइट, और दूसरी तरफ रिगर्जिटेंट लीजन्स यानी लीक होने वाले वॉल्व्स, उनके लिए हमारा हदफ है फास्ट एंड लूज, बिल्कुल सादा। यहाँ कुछ क्लासिक मर्मर्स की खुसूसियात दी गई हैं। इन आवाज़ों को पहचानना एक अहम महारत है क्योंकि ये हमें मॉनिटर पर नजर आने वाले नंबर्स के पीछे की असल वजह को समझने में मदद देती है। आखिर में एक सवाल पर गौर करते हैं। जब बुहरान का लम्हा आता है और मॉनिटर पर कई सिग्नल्स एक साथ बदल रहे होते हैं, तो वो कौन सी एक वेवफॉर्म है जो सबसे अहम कहानी सुनाती है? चाहे वो आर्टीरियल लाइन हो, ईसीजी हो या कैप्नोग्राम, इन तमाम सिग्नल्स को मिलाकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाने की सलाहियत ही एनेस्थेसियोलॉजी का हकीकी फ़न है।